गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम मिलर इंडिसेस यानी कि मिलर सूचकांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास को देखने से पहले आप पहले की क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो देखो, मिलर जो सूचकांक होते हैं, मिलर इंडिसेस होते हैं, ये किस लिए काम में आते हैं। तो जो क्रिस्टल होते हैं उनके जो समतल होते हैं, यानी क्रिस्टल समतलों की स्थिति तथा अभिविन्यास, क्रिस्टल समतल जो होते हैं, क्रिस्टल जो प्लेन होते हैं, उनकी स्थिति और अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन को व्यक्त करने के लिए हम मिलर सूचकांक का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसके लिए? क्रिस्टल समतल की स्थिति और अभिविन्यास को व्यक्त करने के लिए मिलर सूचकांक का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। मिलर इंडिसेस का उपयोग करते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनी? देखो, क्रिस्टल समतलों यानी कि क्रिस्टल प्लेन्स, क्रिस्टल समतलों की स्थिति तथा अभिविन्यास यानी पोजीशन तथा ओरिएंटेशन, स्थिति तथा अभिविन्यास को व्यक्त करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, ठीक है, एक निरूपण का उपयोग किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन का उपयोग करते हैं, एक निरूपण का उपयोग किया जाता है, एक निरूपण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? मिलर सूचकांक कहते हैं। इसे मिलर सूचकांक कहते हैं। क्लियर है? मिलर सूचकांक कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल समतलों की स्थिति को बताना है, अभिविन्यास को रिप्रेजेंट करना है, तो किसकी हेल्प से करते हैं? मिलर सूचकांक की हेल्प से। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? मिलर इंडिसेस यानी मिलर सूचकांक। तो इसका एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस कैसे हम समझा सकते हैं? तो देखो, इसका क्या होता है, रूल्स होते हैं। तो देखो, एक प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम स्थिति और अभिविन्यास क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहला क्या होता है कि सर्वप्रथम यानी इनिशियली हम क्या करते हैं, जो क्रिस्टल के अक्ष होते हैं ना, उनको ए बी सी से व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम क्रिस्टलों के अक्ष को, सर्वप्रथम क्रिस्टलों के अक्ष को सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो हमारे पास कोई क्रिस्टल है, ठीक है, और उस क्रिस्टल के अक्ष जो है ना, वो ये हैं। एक तो मैंने मान लिया, ये तो हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तीनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और यहाँ जो हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सेंटर बोलते हैं ना। तो देखो, ये जो है मूल बिंदु जो है हमारे पास, ओरिजिन जो है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? इसमें ओ से रिप्रेजेंट किया है। अब इनको किससे व्यक्त कर दो? ये क्रिस्टल का अक्ष है, क्रिस्टल होगा, उसमें एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो ए बी सी से, यानी कि हमने इसको तो रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर ए से, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने वेक्टर बी से, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर सी से। तो क्रिस्टल के अक्षों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी और सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो, कोई समतल हमारे पास इस तरीके का है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है। कोई समतल हमारे पास इस तरीके का है। क्लियर है ये वाली बात? अब ये जो समतल है ना, ये ऐसा है, और इससे मिलकर हमारे पास जो बहुत सारे समांतर में ऐसे होंगे हमारे पास तल,
तभी तो हमारे पास क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। कल की क्लास में ये डिस्कस किया था हमने। तो देखो ये मान लो ये काट रहा है या नहीं काट रहा, ये 3 बिंदु पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, काट रहा है, अंतःखंड है, यानी कि इसका इंटरसेप्ट कर रहा है इन 3 बिंदु पर, ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट। सपोज कीजिए इसकी जो डिस्टेंस थी, मैंने कल भी बताया था कितनी है, 3 है। इसकी डिस्टेंस मान लो यहाँ से कितनी है, हाफ है, और इसकी डिस्टेंस जो है सेंटर से वो कितनी है, 2 है। तो ये ए पर तो 3 पर काट रहा है, बी पर हाफ पे काट रहा है और सी पर 2 पर काट रहा है। ठीक है, तो ये एक तल है किसका, क्रिस्टल का, जो ए बी और सी पर क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम समझाते हैं, यही हमारे पास एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट तो हमने ए बी और सी से रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये तो हमारे पास लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनना कि इन अक्षों पर, ये जो ए बी और सी है, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इन अक्षों पर, ठीक है, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी पर समतल द्वारा काटे गए अंतःखंडों यानी इंटरसेप्ट कहाँ कर रहे हैं, ये इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इन अक्षों पर समतल द्वारा काटे गए अंतःखंडों, यानी कि ये देखो, ये जो ए अक्ष है यहाँ पर तो 3 पर, बी अक्ष पर यहाँ पर हाफ पर, और सी पर कितने पर काट रहा है, 2 पर काट रहा है। ठीक है, काटे गए अंतःखंडों को जालक नियतांक के रूप में, अंतःखंडों को जालक नियतांक के रूप में, ठीक है, यानी कि जालक के क्या होते हैं, नियतांक होते हैं, के पदों के द्वारा व्यक्त करते हैं, के पदों के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, के पदों के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखो ये जो अंतःखंड होते हैं ना, ये अंतःखंड होते हैं ना, वो किस पद में होते हैं, पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात पी क्यू, और एक ले लेते हैं हम आर सी अनुपात में होते हैं। ठीक है, किसके अनुपात में होते हैं, पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी के अनुपात में। यहाँ ये ध्यान रखना कि ये जो अंतःखंड होते हैं ना, अंतःखंड जो होते हैं ना, इनके जो गुणांक अनुपात होते हैं, अंतःखंड के गुणांक अनुपात जो होते हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं हमारे पास, P अनुपात Q अनुपात R होता है। इसका क्या मतलब हुआ, P अनुपात Q अनुपात R के रूप में माने जाएंगे। देखो ये जो हमारे पास है ना, ये इसका मतलब क्या है, सेकेंड स्टेप क्या कह रही है कि इन अक्षों पर समतल द्वारा, ये तो अंतःखंड काट रहा है 3/1/2 को जालक नियतांक के पदों के द्वारा व्यक्त करते हैं, कैसे, PA अनुपात QB अनुपात RC के रूप में। तो देखो PA अनुपात QB अनुपात RC का मतलब क्या होता है, P क्या है, P देखो कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, अंतःखंड कहाँ काट रहा है, 3 पर, तो P की वैल्यू 3, और A कहाँ बता रहा है, ये वाला एक्सिस, तो इसे लिखते हैं 3A। फिर Q जो है वो कहाँ बता रहा है, B पर कितना, हाफ, तो इसे लिखते हैं हाफ B लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास R क्या होगा, R देखो कहाँ है, Z एक्सिस यानी C पर कितना है, 2, और ये C पर। तो सेकेंड स्टेप में इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, P अनुपात Q अनुपात क्या निकालते हैं, R निकालते हैं। तो बताओ अंतःखंड क्या आएंगे हमारे पास, अंतःखंड क्या आएंगे, 3 अनुपात हाफ अनुपात 2 आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। A B C तो क्या डिनोट कर रहा है, A पर, B पर और C पर। ठीक है,
इसके बाद हम क्या करते हैं स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, जो पी क्यू आर है, पी कोमा क्यू कोमा क्या है आर है, ठीक है, अंतःखंड पी कोमा क्यू आर, पी क्यू आर क्या है, जहां पर काट रहा है कौन, समतल को क्या लिखते हैं हम, व्युत्क्रम लिखते हैं, उल्टा करते हैं, व्युत्क्रम में लिखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है हमारे पास, P कोमा Q कोमा R को क्या लिखते हैं, व्युत्क्रम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, इनवर्स में लिखते हैं ना। तो देखो इसको जब हम व्युत्क्रम में लिखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लिखते हैं, ठीक है, हर का, हर यानी कि क्या, डिनोमिनेटर, हर का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हर का क्या लेते हैं हम, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्लियर है ये वाली बात। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस एलसीएम से सभी व्युत्क्रमों, जो उल्टे लिखे हमने, सभी व्युत्क्रमों को क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, गुना कर, मल्टीप्लाई कर, गुना कर, ठीक है, किस में बदल देते हैं हम, पूर्णांकों में परिवर्तित कर देते हैं, पूर्णांकों में, इंटीजर में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, पूर्णांकों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यह सूचकांक क्रिस्टल समतल के मिलर सूचकांक कहलाते हैं, यानी कि ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल के मिलर सूचकांक कहलाते हैं, मिलर सूचकांक कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि करना क्या है, स्टेप थर्ड में मैंने क्या बताया, स्टेप थर्ड में क्या करो आप, P कोमा Q कोमा R जो है हमारे पास, ठीक है, P कोमा Q कोमा R है को व्युत्क्रम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, व्युत्क्रम में। तो देखो 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3 होगा। फिर 1/2 को उल्टा करो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 का करोगे तो 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद इस एलसीएम से व्युत्क्रम में लिख के हर का एलसीएम लेते हैं। बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम, इसका जो एलसीएम आएगा ना वो कितना आएगा हमारे पास, देखो 3 और 2 है नीचे, तो कितना आएगा, 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको 6 से क्या कर देते हैं, इस एलसीएम से सभी व्युत्क्रमों को गुना कर पूर्णांकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो अब ये जो हमारे पास है ना व्युत्क्रम है, ये व्युत्क्रम है जो हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, व्युत्क्रम है ये। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, अंत्यखंड थे ना 3, 1:2 और 2, इसको व्युत्क्रम किया 1/3, फिर 2 और फिर 1/2। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 6 से। तो देखो इसको 6 से 1/3 को 6 से करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 12 आएगा। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 2:12:3 के रूप में। अब बस देखो इसको क्या करना है आपको, जब इसको आप इसमें लिखो ना तो आप इसको निर्देशांक के रूप में लिख देना कि जब इसको गुना करोगे ना 6 से तो ये बन जाएगा 2:12, कितना 3 बन जाएगा, ठीक है। व्युत्क्रमों से जब आप इसे क्या करो, गुना कर दो। और यही हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास मिलर सूचकांक कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं हमारे पास, मिलर सूचकांक कहलाता है। इसमें देखो एक 4th रूल और है, इसमें एक 4th रूल क्या है कि यदि मिलर सूचकांक ऋणात्मक आते हैं, यदि मिलर सूचकांक जो मिलर इंडिसेस हैं वो क्या आते हैं हमारे पास, ऋणात्मक आते हैं, ठीक है। यदि मिलर सूचकांक कैसे आते हैं हमारे पास, ऋणात्मक आते हैं, तो इन्हें बार द्वारा व्यक्त करते हैं।
किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, बार द्वारा व्यक्त करते हैं। देखो मिलर सूचकांक जो होते हैं ना उसको H, K, L से व्यक्त करते हैं। H, K, L किसकी वैल्यू है 2, 12, 3। जो ये मिलर सूचकांक है ना इसको हम किससे व्यक्त कर देते हैं, H, K, L। और अगर मिलर सूचकांक ऋणात्मक आ जाए ना तो हम ऐसे लिख देते हैं H बार, K बार और L बार। यानी अगर हमारे पास, वैसे तो ये पॉजिटिव ही आया हमारे पास, अगर हमारे पास कहीं -2 होता ना तो हम इसे लिख देते 2 बार, फिर 12 और फिर 3। यानी कि ऋणात्मक जो आता है ना उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऋणात्मक जो आता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं किसका, मिलर इंडिसेस का। ये तो मैंने हाथ के हाथ निकलवा दिया, अब और क्लियर हो जाएगा। देखो ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये कि एक समतल के यानी एक प्लेन के मिलर इंडिसेस यानी मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए, मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समतल के मिलर सूचकांक ज्ञात करने हैं जो तीनों अक्षों को ठीक है, तीनों अक्षों को a अनुपात 3b अनुपात -2c आया हुआ क्वेश्चन है ये। a अनुपात 3b अनुपात -2c के अनुपात में, ठीक है, के अनुपात में काटते हैं। इसके आपको क्या करने हैं, मिलर इंडिसेस ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि सर्वप्रथम क्रिस्टल के अक्ष को a, b, c से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो देखो यहाँ पर तो हमें व्यक्त करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा ही दे दिया हमारे पास कहाँ कहाँ काट रहा है। सेकेंड स्टेप में आ जाओ, इन अक्षों पर समतल द्वारा काटे गए अंतःखंडों को जालक नियतांक के पदों के द्वारा व्यक्त करते हैं। और अंतःखंड हमारे पास देखो इसने अनुपात में बना के दे रखा है, क्या दे रखा है, a अनुपात 3b अनुपात -2c। सेकेंड स्टेप दे रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, अंतःखंड के अनुपात दे रही है। ठीक है, PA अनुपात QB अनुपात RC से कंपेयर कर लो तो बताओ P की वैल्यू कितनी आएगी। तो हम लिख सकते हैं P की वैल्यू अनुपात Q की वैल्यू अनुपात R की वैल्यू। ठीक है, P अनुपात Q अनुपात R कितना होगा इसमें, P अनुपात Q अनुपात A का गुणांक कितना है, देखो A का गुणांक P, B का गुणांक Q और C का गुणांक R। तो A का गुणांक 1 अनुपात B का गुणांक 3 और C का गुणांक कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, व्युत्क्रम में लिखते हैं, व्युत्क्रमों का अनुपात। ठीक है, स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, देखो व्युत्क्रम में लिखते हैं। तो 1/P अनुपात 1/Q अनुपात 1/R इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 + 1/3 सॉरी 1 अनुपात 1/3 और -1/2 आ जाएगा। कर लेंगे हम इतना। इसके बाद इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसके बाद एलसीएम कितना आएगा इसका, ये देखो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम वही 3 × 2 कितना आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है। एलसीएम ले लिया, 6 ले लिया। एलसीएम को इनसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। एलसीएम जो होता है ना सभी को गुना करने पर, व्युत्क्रमों से गुना करने पर पूर्णांकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखो गुना करो, मल्टीप्लाई करो, इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 1/3 से करोगे तो 2 और 1/2 से करोगे तो 3। लेकिन ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मिलर सूचकांक होते हैं। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू होती है, देखो H, K, L की। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंफ्यूज ना हो। H, K, L क्या होते हैं, मिलर सूचकांक होते हैं। लेकिन आपने गौर नहीं किया यहाँ पर कि अगर वैल्यू में नेगेटिव आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से। तो 6, 2, 3।
और 3 के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, बार लगाना पड़ेगा। यही हमारे पास क्या होगा, मिलर सूचकांक होगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, मिलर सूचकांक कहेंगे। किसके, तल के। क्लियर है। तो देखो मिलर सूचकांक में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, कुछ नहीं करना, फिर बता देता हूँ, ABC से व्यक्त करना है। उसके बाद आप PA अनुपात QB अनुपात RC निकालोगे। ठीक है, A, B और C के गुणांक होता है। P A पर कितना काट रहा है वो बताता है, B पर कितना काट रहा है Q बताता है, और C पर कितना काट रहा है R। तो P अनुपात Q अनुपात R निकालना, इसका व्युत्क्रम करना, व्युत्क्रम का एलसीएम लेना, फिर व्युत्क्रम से क्या कर देना, गुना कर देना, मिलर सूचकांक आ जाएंगे। अगर नेगेटिव आता है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से। तो इस तरीके से ये 2 मार्क्स का नंबर आता है हमारे पास, और हम इसको क्या कर लेते हैं, इजिली सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।